Hello my dear students, and today we want to know each and everything about combined defense services exams। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस एग्जाम्स के बारे में कि ये एग्जाम साल में कितनी बार होता है, कितने स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं और भाई कितने कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, क्या सिलेक्शन का रेट इस एग्जाम में बना रहता है, और हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या आता है इस एग्जाम में और कैसे बच्चे बेटा इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी में कैसे सेलेक्ट होते हैं। तो आज हम सारे के सारे नूक एंड कॉर्नर्स की बातें करने वाले हैं। तो जल्दी से सभी लोग बेटा एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शुरुआत करें आपके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम्स के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई शुरुआत। सबसे पहली बात, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम बेटा आपको मौका देता है इंडिया की जो आर्मी है उसमें सर्व करने का। ठीक, आपको बड़ी रेप्यूटेड पोस्ट मिलती है। तो शुरू करते हैं इसके बारे में कि एग्जाम कैसे इसका एग्जाम कंडक्ट होता है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए भाई आपको किन किन पेपर्स को करना होता है, एग्जाम्स कब होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होती है और सिलेक्शन का जो परसेंटेज रहता है वो क्या रहता है। जैसे एक फोबिया बना रहता है कि सर हर साल लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, हमारा कहां से होगा, कुछ बच्चे नेगेटिविटी में चले जाते हैं। तो आज हम इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके लिए लेके आए हैं। तो शुरू करें कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम, जिसको बच्चों आप सीडीएस के नाम से जानते हो। आप इसी को सीडीएस के नाम से जानते हो कि सीडीएस के एग्जाम हम देने वाले हैं। ठीक है, तो समझे भाई सीडीएस में क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एग्जाम की जो एग्जाम है ये क्या होता है, इसको कौन कंडक्ट कराता है, साल में कितनी बार होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो देखो ये जो एग्जाम है इसको इंडिया की सबसे रेप्यूटेड बॉडी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो करवाती है। ठीक, इस एग्जाम को हम कहते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जाम और ये बच्चों सीडीएस के नाम से जाना जाता है। हर साल ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, यानी कि आपको 2 बार इस एग्जाम को देने का मौका मिल जाता है। जैसे इस बार अप्रैल के मंथ में ये एग्जाम होगा। ओके, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप लोगों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसे हम आईएमए के नाम से जानते हैं यहां पर, या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जिसे हम ओटीए कहते हैं, या फिर इंडियन नेवी एकेडमी जिसे हम आईएनए के नाम से जानते हैं, और इंडियन एयर फोर्स एकेडमी जिसे हम आईएएफए कहते हैं, इसमें बच्चों आपको सर्व करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि इन सारी की सारी जगह पर आपको जो सेवा करने का मौका मिलता है भाई इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद मिलता है। तो आप आईएमए में जा सकते हैं, आईएनए में जा सकते हैं, ओटीए में जा सकते हैं और एएफए में जा सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें जाने के लिए हमें करना क्या होगा। बिल्कुल, तो हमें पता होना चाहिए कि भी इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। जो सीडीएस का एग्जाम है वो सच में बेटा एक सबसे ज्यादा रेप्यूटेड एग्जाम्स में से, और मैं कह सकता हूं डिफिकल्ट एग्जाम्स में से आता है। यूपीएससी कंडक्ट कराती है तो आसान हो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो प्रॉपर एग्जाम पैटर्न क्या है, तो चलिए बात करते हैं एक बार इसके एग्जाम पैटर्न को लेके। सबसे पहली बात है कि इसका जो एग्जाम मोड होता है वो कैसा होता है। जैसा कि आजकल आप देख रहे हो कि ऑनलाइन पेपर्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, सभी के ऑनलाइन पेपर्स होते हैं, लेकिन जो सीडीएस का एग्जाम होता है वो ऑफलाइन में होगा। मतलब आपको प्रॉपर क्वेश्चन की आपका क्वेश्चनर बुकलेट मिलेगी एग्जामिनेशन हॉल में और आपको अपनी ओएमआर सीट पे उसके आंसर देने पड़ेंगे मैनुअल तरीके से। ठीक है, तो पूरा का पूरा ऑफलाइन मोड में ये पेपर होता है, यानी कि इसका जो रिटन एग्जाम है वो पूरा ही ऑफलाइन होने वाला है। ठीक, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट क्या होती है, तो ड्यूरेशन ये होता है कि आप जितने सेक्शंस देते हैं, जैसे आपका इंग्लिश है, जीएस है, मैथ्स है, तो हर सेक्शन के लिए आपको 2 घंटे का समय निश्चित किया गया है। यानी कि आपको पूरे क्वेश्चंस करने के लिए जो टाइम दिया गया है वो 2 घंटे का है हर सेक्शन के लिए। तो अगर आप तीनों पेपर देते हैं तो आपको 6 घंटे उस दिन में लगते हैं, और 2 पेपर देते हैं तो 4 घंटे लगते हैं। अब ये 3 और 2 का कॉन्सेप्ट क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे कि किनको 2 पेपर देने होते हैं और किसको 3 पेपर देने होते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं टोटल मार्क्स की, तो यहां 2 तरीके से कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। कुछ कैंडिडेट होते हैं जो आईएमए के लिए अप्लाई करते हैं, आईएनए या एएफए के लिए अप्लाई करते हैं, इनके लिए बेटा 300 नंबर का पेपर होता है। ओके, और जो बच्चे ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में जाते हैं इनके लिए 200 नंबर का पेपर होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि सारा ही पेपर, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। तो हमें यह समझ आ गया कि एक तो पेपर पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड होगा। ठीक है, हर सेक्शन के लिए हमें 2 घंटे मिलने वाले हैं, और आईएनए, आईएमए और एएफए वालों के बच्चों के लिए 300 क्वेश्चन 300 नंबर का पेपर होगा, और बच्चे ओटीए के लिए 200 का होगा। ओके,
सारा का सारा क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आपको लिख के कुछ नहीं आना है, आपको बस 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव आंसर मार्क कर देना है। ओके, अब बात आती है मार्किंग स्कीम को लेकर। देखो मार्किंग स्कीम क्या होती है कि बेटा समझे, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो आईएमए के लिए, आईएनए और एएफए के लिए तैयारी करते हैं, इन बच्चों को 3 पेपर देने पड़ते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला पेपर सुबह में होगा इंग्लिश का, उसके बाद होगा बेटा जनरल नॉलेज का, और शाम को होता है आपका मैथ्स का पेपर। आपको समझना है कि ये 3 पेपर आपके बेटा एक ही दिन में कंडक्ट होते हैं, और ये तीनों पेपर एक के बाद एक आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, सबके बीच में गैप होता है, यानी कि इंग्लिश के बाद में फिर ब्रेक होगा, उसके बाद फिर जनरल नॉलेज का पेपर होगा, फिर ब्रेक होगा, फिर मैथ्स का पेपर होगा। ओके, सारे पेपर एक दिन में कंडक्ट होते हैं, ये बिल्कुल कंफर्म बात है। हर पेपर के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 2 घंटे में इंग्लिश करना है, 2 घंटे में जनरल नॉलेज करना है, और 2 ही घंटे में मैथ्स करना है। ठीक, तो एक जो दिन होगा आपका वो पूरा दिन एकदम बुक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो अगर हम देखें तो इंग्लिश में 120 क्वेश्चन आते हैं, जीएस में 100, जीके में 120 क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। जब हम मार्किंग की बात करते हैं कि मार्क्स कितने मिलेंगे, तो देखिए अगर आप इंग्लिश में बेटा 100 मार्क्स आते हैं, यहां आपके जनरल नॉलेज में 100 मार्क्स होते हैं, और मैथ्स में भी आपके 100 मार्क्स ही होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा पेपर जो होता है आपका 300 नंबर का होता है। ठीक है, आपका जो रिटन होता है वो 300 नंबर का होता है, इसमें से आपको क्वालिफाई करना होता है। यहां आप एक बात और देख सकते हैं कि मैथ्स में अगर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिल जाता है, लेकिन जब आप इंग्लिश और जीएस की बात करते हैं तो क्वेश्चन हो जाते हैं 120 और मार्क्स है बेटा 100, तो हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलना पॉसिबल नहीं है, तो उससे कम नंबर यानी कि 8 पॉइंट समथिंग के अराउंड वैल्यू आती है, वो नंबर आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। तो देखो सारे पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग होता है, यहां भी नेगेटिव मार्किंग इंग्लिश में, जीके में भी, और बच्चों आपके मैथ्स में भी। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, तो अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, और 8 पॉइंट समथिंग मार्क्स का जो आपका बेटा नंबर है उसका 1/3 होगा, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग फेस करनी पड़ेगी और 1/3 की ही होगी, चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तब। ठीक है, तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग कैरी की जाती है। ठीक, अब बात आती है कुछ बच्चे ओटीए में जाना चाहते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में जाना चाहते हैं। तो बच्चों होता क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है कि ओटीए वालों को इंग्लिश का और जनरल नॉलेज का पेपर देना होता है। तो अब यहां कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन आता है कि सर ओटीए वालों का इंग्लिश और जनरल नॉलेज का पेपर अलग अलग होता है, तो नहीं, इसको आप ध्यान से समझो। जब आप सब लोग अप्लाई करते हैं तो जिस दिन आपका मतलब एग्जाम होगा और रिटन होगा, आप जाएंगे और सब लोगों को, चाहे वो ओटीए के लिए अप्लाई करे बैठे हैं या फिर आईएमए के लिए, आईएनए एएफए के लिए अप्लाई किए हैं, सबको सेम बुकलेट दे दी जाती है इंग्लिश की। ठीक है, तो आप लोगों को वही इंग्लिश का पेपर देना होता है जो बाकी सबका होता है, यानी कि पेपर अलग अलग नहीं होते हैं, पेपर सेम होते हैं। तो आप पहले इंग्लिश का पेपर देंगे, उसके बाद ब्रेक के बाद जैसे सब बच्चों के साथ आप ही जनरल नॉलेज का पेपर भी देंगे। ठीक है, आपको दोनों क्वेश्चन पेपर में वही सेम 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी। दोनों पेपर के लिए आपको 2-2 घंटे का टाइम अलॉट कर दिया जाएगा। तो बस डिफरेंस क्या हुआ कि आपको जो शाम वाला पेपर है मैथ्स वाला वो नहीं देना है, तो ओटीए वाले बच्चों को मैथ्स का पेपर नहीं देना होता है, वो बस ये दोनों पेपर देके घर आ जाते हैं। समझ गए ना बात, वहां बैठने की जरूरत नहीं है। तो ये ओटीए के लिए बेटा होता है, और बाकी जो आईएमए, आईएनए, एएफए वाले हैं उनको तीनों पेपर देते हैं। तो बात समझिए, पेपर अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, सेम पेपर सबको मिलता है, सिर्फ आपको ये 2 पेपर देने होते हैं, उनको वो तीनों पेपर देने होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां से आगे कि सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, कि जो हम रिटन एग्जाम देते हैं उसका सिलेबस क्या होता है। भाई इंग्लिश में क्या सिलेबस आता है, जीएस का क्या सिलेबस होता है, मैथ्स का क्या सिलेबस होता है। तो देखो यहां हम पूरा वाइड ओपन सिलेबस आपके लिए नहीं लेके आए हैं। एक बड़ी छोटी सी बात है कि इंग्लिश में यदि हम बात करें तो बेटा आपकी नॉर्मल ग्रामर पूछी जाती है, आपके वोकैब्स, इडियम्स, फ्रेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एबिलिटी कंप्लीट पूछी जाती है, सिनोनिम्स हो सकते हैं, एंटोनिम्स हो सकते हैं, यानी कि ये सारे वर्टिकल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका पैरा जंबल्ड आ सकता है, आजकल चीजें बदलती जा रही है तो कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जब आप तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आ जाता है, लेकिन लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इससे अलग बात करते हैं कि जब हम मैथ्स की बात करें तो बेटा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछा जाता है। ठीक है, जो मैट्रिकुलेशन लेवल का होता है, यानी कि वो भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और जब हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो बेटा ग्रेजुएशन लेवल पे जो भी कुछ पढ़ाया जाता है
ऑलमोस्ट वही सब कुछ होगा और इवन एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है। तो यहां आपको समझ आता है कि जो लेवल है वो मॉडरेट है, मतलब यूपीएससी का जो लेवल है जीएस का, उसको आप बहुत डिफिकल्ट ना कह के मॉडरेट कहेंगे। ठीक, आप कह सकते हैं कि पूरा एनसीईआरटी वाला सेक्शन होगा जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं, मतलब हमने लेवल की बात की कि लेवल मॉडरेट है। ठीक है, जो आपके पेपर को बनाने की जगह है वो मॉडरेट है, वो बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विश्ड नहीं है। ओके, तो ऐसे बच्चों आपका सिलेबस होता है। तो तीनों सिलेबस है, इंग्लिश है, आपका मैथ्स है, उसका लेवल आपको समझ आ गया, जीएस का लेवल आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रेट की। बेटा आज के सेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझेंगे और इससे परेशान होना या नेगेटिविटी लेके आना जरूरी नहीं है। सिलेक्शन रेट जो है बेटा वो हर एग्जाम का ऐसा ही होता है, इसका थोड़ा सा और ज्यादा मतलब नीचे है। कैसे समझो, जब सिलेक्शन रेट की बात होती है तो शुरुआत उस दिन से हो जाती है जब हम बात करते हैं कि मैंने आज एक फॉर्म भर दिया। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे बेटा हर साल सीडीएस के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक, तो जहां से अप्लाई करते हैं अब आप वहां से सिलेक्शन रेट यदि देखें तो बहुत वर्स्ट केस में होगा। लेकिन बात यह है कि क्या जितने लोग अप्लाई करते हैं वो सारे के सारे लोग ये एग्जाम भी देते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, समझो। जब हम बात करते हैं बेटा रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन की ऑफ सीडीएस इज रिलीज फॉर अराउंड 350 प्लस वैकेंसीज ईच टाइम। देखो हम एक एवरेज निकाल के रखते हैं कि करीबन 350 वैकेंसीज के लिए आपका नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, 350 वैकेंसीज, 350 अराउंड, यानी कि कुछ प्लस माइनस हो सकता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। मतलब हमेशा ऐसे थोड़ी होगा कि उतनी ही पोस्ट के लिए हमेशा भर्ती होगी। तो आपको यह समझना है कि 350 350 वैकेंसीज के आसपास में आपको हर साल इतनी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा 300 बच्चे चाहिए तो 400 500 या 1000 2000 बच्चे अप्लाई करते होंगे, तो समझते हैं एवरी टाइम अराउंड 3 लाख प्लस कैंडिडेट। बेटा 3 लाख से ज्यादा बच्चे जो होते हैं ना अप्लाई करते हैं सीडीएस एग्जाम के लिए हर बार, यानी कि हम साल में 2 बार करते हैं। तो पूरी साल में यदि देखें तो हम करीबन 6 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं। जैसे 3 लाख ने इस बार किया, हो सकता है कि उसमें से सारे बच्चे दोबारा भी अप्लाई करें, तो करीबन 6 लाख बच्चे हर साल इस एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो एक बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एग्जाम को फेस करते हैं। ठीक है, और 350 सिर्फ यहां पर वैकेंसीज हैं। तो भाई आप देख लो कि 3 लाख बच्चे आप यहां पे मतलब देख रहे होंगे कि जो अप्लाई करते हैं। अब हम आपको एक बात बताएंगे, एक सर्वे में आपको बताऊंगा, तब आपको समझ आएगा क्या होता है। समझो, हमने कहा कि करीबन 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक सर्वे है बेटा 2020 में 2020 में करीबन 2,38,000 बच्चों ने, ठीक है, करीबन 2,38,000 बच्चों ने, 2,38,000 बच्चों ने, ठीक है, इतने बच्चों ने अप्लाई किया था बेटा सीडीएस के लिए। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इसमें से 1.18 लाख इतने बच्चे ही एग्जाम में अपीयर हुए थे। अब आप समझ लो कि करीबन देखो अगर आप, तो भाई आधे ही बच्चे, मतलब एक अच्छा खासा रेशियो, मतलब 40% बच्चों ने तो अप्लाई किया ही नहीं, मतलब एग्जाम में ही नहीं आए थे। तो ये बात हमेशा लागू होती है कि एक बहुत बड़ा, हम क्या काउंट करते हैं, हम काउंट करते हैं एप्लीकेंट कितने हैं, समझ गए। अपीयर होने वाला जो नंबर है वो अलग है। तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा सेक्शन, मतलब आपकी क्लास में बैठ के 50 बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि उस 50 में से 40 तो वो हैं जो बस फॉर्म भरेंगे, यानी कि आपको 60 बच्चे के बीच में ही कंपटीशन है, यानी कि 40% जनता तो पहली बार निकल जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई मैंने कहा 3 लाख अप्लाई करते हैं, तो देखो लुकिंग एट द प्रीवियस सीडीएस रिजल्ट्स अराउंड 7,000 to 9,000 कैंडिडेट्स ओनली क्लियर द सीडीएस रिटन एग्जाम। अब समझो हमने क्या कहा, मान लेते हैं 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, 1.25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, बात समझ गए। अब उस 1.25 लाख में से भी मतलब कितने, 7,000 से 9,000 कैंडिडेट ही रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो अगर आप ये देखें कि आपको रिटन निकालना है डिवोशन के साथ में, तो आपका जो कंपटीशन है वो कितने बच्चों के बीच है, 10 के, यानी कि 10,000 बच्चों के बीच में है। मतलब आप 10,000 बच्चों के बीच में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख से कोई लेना देना नहीं है। आपको यह समझना है कि इंडिया में मुझ जैसे बस 10,000 बच्चे हैं जो इस एग्जाम को निकालने के लिए तैयारी कर रहे हैं। बाकी कोई इसलिए तैयारी कर रहा है कि उसके घर वालों ने कह दिया है, कोई इसलिए तैयारी कर रहा है कि उसकी गली में एक बच्चे का सिलेक्शन हो चुका है, कोई इसलिए तैयारी कर रहा है कि उसके टीचर्स ने बता दिया कि सीडीएस के एग्जाम में आप लेफ्टिनेंट बन जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऐसे वाले बहुत बच्चे ड्रीवन है। बेटे इंडिया में तो भेड़ चाल है ना कि एक बच्चे ने निकाल दिया तो सारे पीछे लग जाएंगे। तो इसीलिए पहले कंपटीशन को क्लियर समझ लो कि कंपटीशन 5 लाख 2 लाख में नहीं है, कंपटीशन सिर्फ 10,000 लोगों के बीच में है,
बस वो 10,000 लोग ही हैं जो यहां फाइट करने वाले हैं। समझ गए? तो आपका दिमाग बिल्कुल सेट होना चाहिए कि आप रिटर्न निकालेंगे, इसका मतलब आप इन 10,000 के बीच में हैं, आपको 2 लाख 2.5 लाख से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आउट ऑफ 100 कैंडिडेट्स 5 to 6 कैंडिडेट्स क्लियर द एसएसबी इंटरव्यू। जब आप बेटा रिटर्न के बाद इंटरव्यू में जाते हैं तो 5 से 6 कैंडिडेट ही एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं, बाकी सारे बच्चे इंटरव्यू में रुक जाते हैं। तो समझ गए? तो रेशियो यदि आप देखते हैं तो इंटरव्यू में भी बहुत बच्चों को एसएसबी में भी रोक दिया जाता है। अब एसएसबी में क्या होता है भी, एसएसबी में भी सबसे मेन चीज होती है स्क्रीनिंग टेस्ट। आप में से कुछ को एक्सपीरियंस होगा बेटा, यही 70 से 80% बच्चे रोक दिए जाते हैं। वो चाहते हैं यहीं पे शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों को भीड़ ना भरी जाए। 70 से 80% बच्चे तो बेटा यहीं बाहर निकाल दिए जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि 10,000 बच्चे हमने लिए हैं 10K, तो बेटा 70% तो बाहर ही हो गए। तो 70% यानी कि 7,000 बाहर हो गए, 8,000 बाहर हो गए, यानी कि 2 से 3,000 बच्चे ही एसएसबी के लिए फाइनल पहुंचते हैं। तो यहां भी अब आप देख रहे होंगे कि आप रिटन क्लियर करने के बाद स्क्रीनिंग टेस्ट में ही निकल जाते हैं, और बाकी जो 2-3 हजार बचे हैं, है ना, इनके अंदर से आपको कितने निकालने? 350 बच्चे निकालने। तो अब आप मेरी बात समझ रहे हो कि कंपटीशन बेटा नेक टू नेक है, यानी कि किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, अपनी स्टडीज के साथ, किसी भी क्वेश्चन के साथ में, या चीजों को लीनियंट लेना, कभी भी आपको ऑफिसर नहीं बना सकता है। आपको बहुत मेहनत से लड़ना है, ताकत से लड़ना है, आपको बेटा बिल्कुल नेक टू नेक फाइट करनी है, तभी आप जीत सकते हैं। अगर आप कहीं भी कमजोर पड़े तो आप नहीं जीत सकते। आपको कंपटीशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि भी कहां 2.5 लाख बच्चे ट्राई करते हैं, उसमें से 1.5 लाख बच्चे मानो एग्जाम देते हैं, उसमें से सिर्फ 10,000 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, और 10,000 में से भी करीबन 7 से 8,000 बच्चे सिर्फ स्क्रीनिंग में निकाल दिए जाते हैं, और उसके बाद जो 2-3 हजार बच्चे वो भी सेलेक्ट नहीं होते, उसका भी 10% ही सिर्फ सेलेक्ट किया जाता है। तो आप सोच रहे हो ना कि कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है, लेकिन हमारी जो डिटर्मिनेशन है, हमारी मेहनत, हमारा डिटर्मिनेशन हमें बेटा सिलेक्शन दिलवा के मानता है। तो हमें बस काम करते रहना, सिलेक्शन 100% होगा। तो इसके बाद बेटा स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके बाद समझो आफ्टर रिटन एग्जाम क्या होता है। भाई आफ्टर रिटन एग्जाम सीधी सी बात है, आपने रिटन निकाल लिया, आपको पूरा पैटर्न समझ आ गया, सिर्फ आपको एसएसबी देना होगा। एसएसबी मैंने आपको समझा दिया 5 दिन का है, लेकिन इसका मेन रोल प्ले होता है पहले दिन, जहां आप स्क्रीनिंग देते हैं। ठीक है, तो 7 to 80% बच्चे वहां निकल जाएंगे। उसके बाद होता है आपका मेडिकल एग्जाम, ठीक, उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और भाई फिर आपको मौका मिलता है दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में सेवा करने का। एक बहुत रेप्यूटेड पोस्ट पे बेटा इंडिया को सर्व करने का आपको मौका मिल जाता है। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, तैयारी करते रहेंगे और अपने आप को बनाना है। मतलब ये समझो कि आप ये बात समझ के चलो कि यू ऑल आर द डायमंड, यू हैव टू कर्व योरसेल्फ। भाई डायमंड क्या है? कुछ भी नहीं। आप जितना ज्यादा उसको शेप बनाते जाएंगे वो उतना ही कीमती होता चला जाएगा। तो यू ऑल आर द डायमंड, यू हैव टू कर्व योरसेल्फ। सिर्फ खुद को बेटा संभालना है, खुद को कर्व करना है, और इसी कामनाओं के साथ मैं कहूंगा कि तैयारी को बेटा अच्छे से करें और ज्यादा से ज्यादा बेटा पढ़ते चले जाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कर देंगे, और भी शेयर भी कर लें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और M5 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे जिससे आप इस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों।